Yes, we are live now. हेलो एवरीवन, डॉक्टर दीदी के मंथली लाइव सेशन डॉक्टर दीदी के साथ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आई एम पूर्वी संगल और आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम सभी आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर दीदी सभी लड़कियों और महिलाओं को ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती हैं और साथ ही डॉक्टर दीदी के साथ मन की बात प्रोग्राम में डॉक्टर्स के साथ अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा करती हैं और व्यूअर्स के द्वारा पूछी गई समस्याओं का समाधान भी देती हैं। और इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली ड्यूरिंग कोविड-19 टॉपिक पर। एज वी ऑल नो कि पूरे देश में कोरोना की सेकेंड वेव के तेजी से फैलने की वजह से हम में से न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है और कई लोग स्वस्थ होकर घर को भी लौटे हैं, परंतु अभी भी उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बॉडी पेन, कफ, फीवर एक्सेट्रा। तो साथ में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कोविड की थर्ड वेव भी आएगी, जो कि इस वेव से भी ज्यादा खतरनाक होगी और स्पेशली बच्चों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कोविड से जुड़ी अवेयरनेस के बारे में जानना, कोविड से जुड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना, उसके बारे में पूरी तरह से अवेयर होना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर हमने अपना सेशन रखा है आप सभी दर्शकों के लिए, जिसमें डॉक्टर दीदी और डॉक्टर्स आपसे रूबरू होंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, जो कि एक जाने माने फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट हैं और लगभग 40 से भी ज्यादा वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सहारनपुर में स्मृति नर्सिंग होम के डायरेक्टर भी हैं सर। और कोरोना की इस महामारी के दौर में डॉक्टर सुधीर ने न जाने कितने ही पेशेंट्स को टेली कंसल्टेशन से सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है और फॉर्चुनेटली उनमें से ज्यादातर लोग घर पे ही ठीक हुए, इसलिए वो पेशेंट्स के लिए इस समय भगवान के समान है। एंड टुडे ही इज हियर on the platform of Dr. Didi to guide us and to answer the questions asked by our viewers. So you are most welcome, sir. Dr. Sudhir Agarwal ji, you are most welcome, sir. Thank you, Purvi. सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद। मुझे डॉक्टर दीदी के मंच से आप लोगों से मिलने का मौका मिला और कोरोना महामारी के विषय में जानकारी साझा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले मैं संक्षिप्त में कुछ जानकारी कोरोना वायरस नामक बीमारी के बारे में देना चाहता हूँ। यह एक वायरस डिजीज है और इस वायरस का नाम कोरोना है। इसके इन्फेक्शन से होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम कोविड-19 दिया। और ये क्यों दिया कि वुहान नामक चीन में एक शहर है जहाँ पर सबसे पहले ये वायरस का इन्फेक्शन देखा गया। वहाँ कुछ अजीब तरह का इन्फ्लुएंजा बुखार और जिसमें कुछ मृत्यु भी हुई। तो ये सबसे पहले ये कोरोना बीमारी वुहान नामक शहर में फैली और तभी 2019 में तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कोविड-19 नाम दिया। ये बहुत ही कंटीजियस बीमारी यानी छूत की बीमारी है। खांसने से, छींकने से, हाथ मिलाने से और पास बैठने से सांस में जो कण चले जाते हैं उससे एक दूसरे व्यक्ति में बीमारी आ सकती है और 6 फीट या उससे ज्यादा दूरी तक भी इसके कण छींकने से और खांसने से फैल सकते हैं। तो इसलिए नारा दिया कि 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी। तो 95 मास्क जो लोग यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लगाने से 95% तक इस बीमारी से बच सकते हैं और सभी लोगों को ये मास्क लगाना बहुत जरूरी है, तो जिससे हमारा 95% से भी ज्यादा प्रोटेक्शन होता है। और इस वायरस के ये वायरस जो है स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा वायरस या कॉमन कोल्ड के वायरस से मिलता जुलता वायरस है और ये बीमारी वुहान से लेके पूरे संसार में फैल गई थोड़ा सारे विश्व में। और 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया।
पेंडेमिक का मतलब होता है कि वैश्विक महामारी हिंदी में। एंडेमिक एक देश में फैले तो उसे एंडेमिक कहते हैं, और पूरे विश्व में फैल जाए तो पेंडेमिक कहते हैं। तो इसी तरह की बीमारी लगभग 100 वर्ष पहले पूरे विश्व में फैली थी और बहुत ही भयंकर रूप उसने लिया था। उसका नाम दिया गया था स्पेनिश फ्लू। आप सबको सुनाई पड़ रहा है या कोई दिक्कत है? It's fine. It's fine. हाँ, तो इसका नाम दिया था स्पेनिश फ्लू। और आप लोगों को सुन के ताज्जुब होगा कि उस समय दुनिया की आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं थी या कम रही होगी, और कई करोड़ लोगों की जाने गई थी, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट उस समय नहीं था। लेकिन अब आज के विज्ञान के युग में हमारे पास बहुत सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, और हमारे यहाँ मतलब इस समय रिकवरी रेट 99% तक है। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रोकथाम की आवश्यकता है। क्योंकि बीमारी ना फैले तो सरकारों ने लॉकडाउन लगाया, अन्य कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसका मतलब कि दूरी रखना है, निकलना नहीं है घर से, मास्क लगाना है और हाथ धोते रहना है, जिससे कि बीमारी ना फैले। तो ये तो मैंने शॉर्ट में बीमारी के बारे में बताया। अब हम डिस्कस करेंगे इस बीमारी की कुछ बातें जो मैंने इसको 6M में लिया है। तो पहला M है नो मिक्सिंग। आपस में मिलना जुलना नहीं है, दूर से रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग एक सही शब्द नहीं है, हमें इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए, कि फिजिकली हम एक दूसरे से दूर रहें, मन से और सामाजिक रूप से दूर ना रहें। आपस में मिले जुले नहीं, बहुत जरूरी काम हो फोन से बात करें। इस समय हमारे पास एक बड़ी एडवांटेज है कि मोबाइल फोन होने के कारण और एक ये जो कम्युनिकेशन में जो रिवोल्यूशन आया है उसके कारण से हम एक दूसरे से दूर नहीं हैं। हम एक दूसरे के पास एक फोन की दूरी पर हैं, और फोन के होने से, ये स्मार्टफोन होने से, मोबाइल फोन होने से डॉक्टर से भी हम लोग को सलाह फोन से ही मिल जाती है, जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मिक्सिंग नहीं करनी। जैसे पहला एम है मिक्सिंग, नो मिक्सिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी कारण से हम लोग बचे रहे, बीमारी फैलने से रुकी। दूसरा एम है मेडिसिन। इसकी कोई विशेष मेडिसिन नहीं है कि जो तुरंत वायरस को मार दे, हमें अपने सेल्फ डिफेंस पे डिपेंड करना पड़ता है। पैरासीटामोल सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है, क्योंकि इसमें फीवर होता है तो लगातार पैरासीटामोल खाते रहें। इसकी लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन आती है, 1000 मिलीग्राम की गोली दिन में 2 बार काफी होती है, बीच में एक गोली एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर और कोई दवाई लें तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, अपने आप मेडिसिन ना लें। हमारे देश में हर व्यक्ति, एक कहावत है कि एवरी इंडियन इज ए फिजिशियन एंड फिलोसोफर। तो इस कारण से बहुत नुकसान उठा रहे हैं। तो मेडिसिन जो है, पैरासीटामोल के अलावा कोई और मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, क्योंकि किसी भी एंटीवायरल ड्रग का, जो और ड्रग्स हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा प्रूवन रोल नहीं है। वो हॉस्पिटल सेटिंग में या डॉक्टर की सलाह से ली जा सकती है। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, दैट इज ऑक्सीजन। वो आप सब जानते ही हैं, वो कब लेनी है, ये भी डॉक्टर की सलाह से लेना है। तो 2 एम हो गए, पहला मिक्सिंग, दूसरा मेडिसिन। तीसरा एम है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस किस चीज को मॉनिटर करें? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन सेचुरेशन। अब पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा डिवाइस है जो फ्रीली अवेलेबल है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो उससे अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते रहें, और अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% से कम नहीं है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा चले फिरें, फिर चेक करें। दिन में 4 बार ऑक्सीजन सेचुरेशन देखें, 10 बार 20 बार देखने की आवश्यकता नहीं। थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। तो मॉनिटरिंग में दूसरे मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर और शुगर। जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो शुगर है, डायबिटीज। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, तो डायबिटीज को कंट्रोल रखना है, और उसकी भी मॉनिटरिंग घर पे हो सकती है भाई, यूजिंग ए ग्लूकोमीटर। एक शब्द प्रयोग होता है, कई महीने पहले मैंने डायबिटीज पे एक छोटा सा टॉक दिया था। तो SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। और एक छोटा सा फार्मूला है जो बहुत आसान है कि खाली पेट 100 और भरे पेट 150। तो तीसरा एम हो गया। अब चौथा एम है मील्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लो फैट डाइट लेनी है, लो शुगर डाइट लेनी है, पानी खूब पीना है, या तरल पदार्थ, दूध, चाय, फलों का रस। 2.5 से 3 लीटर तक हमें पानी पीना है। और
हमें कम से कम यूरिन जो है 1.5 लीटर 2 लीटर के बीच में होना चाहिए 24 घंटे में। तो ये मील्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आ रहा हूँ, 5वां एम, माइंड सेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमें पॉजिटिव रहना है, पैनिक में नहीं होना। और इसमें हमारे मित्रगण, समाज, डॉक्टर, सबका बड़ा भारी रोल होता है। तो एक हम ये सोच रखें कि भाई खराब समय है, ये भी निकल जाएगा। म्यूजिक में इन्वॉल्व हो, म्यूजिक करें जो हमें अच्छा लगता हो, पूजा पाठ कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। और डॉक्टर का एक बड़ा भारी रोल है कि वो हिम्मत बढ़ाता रहे। क्या होता है, कई बार हमारे मित्रगण ज्यादा प्रेम में कह रहे इसको तो हॉस्पिटलाइज कराओ, इसको तो हॉस्पिटलाइज कराओ, तो वो मरीज का जो मॉरल है वो डाउन करते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनसे कहें भी ठीक है, बीमारी आ गई, ठीक भी हो जाएगी। तो हिम्मत बढ़ाना बहुत बड़ा काम है। और मैंने अपने मरीजों में जो कोरोना काल में फोन से राय दी, तो उनकी सबकी हिम्मत बढ़ाते रहे। और आपको जान के खुशी होगी, करीब करीब 90%, 99% लोगों में रिकवरी हुई, घर पे ही रिकवरी हुई। 1% या 2% लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा, वो भी ठीक होकर आ गए। अब जो छठा पॉइंट है, मूवमेंट टू द हॉस्पिटल, कि कब अस्पताल जाएं। अस्पताल जब जाएं जब ऑक्सीजन सैचुरेशन लगातार बहुत कम हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत बहुत हो रही हो, बहुत हाई फीवर हो जो पैरासीटामोल से भी कंट्रोल ना हो रहा हो, ब्लड शुगर बढ़ रही हो, बीपी डाउन हो रहा हो, बेहोशी की हालत हो, या और लक्षण हो, पानी की कमी हो जाए, तब हॉस्पिटल जाना है। और केवल ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो हम हॉस्पिटल जाने की तैयारी करें। हॉस्पिटल जाए ना, तैयारी कर लें पहले, और ये नहीं जाए कि वहां से वहां धक्के खा रहे हैं। पहले बात कर लें अस्पताल में कि भाई हमें आना है, तो हमें ताकि बिस्तर का अरेंजमेंट हो जाए, या किसी को भेज दें, ऐसे ना भागे जाएं। और ये जो स्थिति आती है बहुत कम आती है, ये उन्हीं लोगों में आती है जो जिनको शुगर है या और कोई कोमॉर्बिडिटीज है, मोटापा। लोग हेल्थ केयर नहीं रखते। हेल्थ केयर अगर अदरवाइज रखेंगे, एक्सरसाइज लेवल अच्छा होगा, तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो ये मैंने 6 एम में इसको डिवाइड किया। पहला एम नो मिक्सिंग, दूसरा एम मेडिसिन, तीसरा एम मॉनिटरिंग, चौथा एम मील्स, 5वां एम माइंड सेट। माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और छठा एम मूवमेंट टू द हॉस्पिटल। तो मैंने छोटे से इसमें आपको बताया कि कैसे करना है। और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। 1 हफ्ते तक बुखार आता है, फिर दूसरे हफ्ते में धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। बार बार टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती। और जो भी टेस्ट कराएं वो डॉक्टर की सलाह के बिना ना कराएं। बहुत सारे लोग अपने आप टेस्ट करा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अब मैं पूर्वी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुछ, मैंने बहुत छोटे में, बहुत ब्रीफ में, क्योंकि ये हमारे पेशेंट लोग सुन रहे हैं, ज्यादा जानकारी भी कई बार दिक्कत कर देती है। तो अगर कुछ प्रश्न हो तो वो मेरे से पूछें, मैं बहुत खुशी से उनके उत्तर देना चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत शॉर्ट में संक्षिप्त जानकारी दे दी है। और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ज्यादातर इंफॉर्मेशन इसमें संक्षेप में मिल गई होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं बस 2 मिनट में आपके पास लौटती हूँ। फिलहाल हम स्वागत करते हैं डॉक्टर दीदी सीमा अग्रवाल जी का, पैट्रन ऑफ mydoctordidi.com। बहुत ही फेमस गायनोकोलॉजिस्ट हैं आप, और अब हमारे सभी दर्शकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए हमारे साथ हैं। यू आर मोस्ट वेलकम डॉक्टर दीदी सीमा जी। हेलो, नमस्ते सबको, वेलकम। और साथ हैं डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी, चेयरपर्सन ऑफ mydoctordidi.com। और आज कोविड से रिलेटेड फीमेल्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी सभी व्यूअर्स को बताएंगे। आप कोविड के इस दौर में आप सभी महिलाओं को टेली कंसल्टेशन के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीदी रेणु जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, कोविड टाइम में हमारा प्लेटफॉर्म डॉक्टर दीदी जैसे नाम सजेस्ट करता है, सभी महिलाओं के लिए तत्पर रहता है, उनकी मदद के लिए, हर एज की। तो ज्यादातर गर्भावस्था में भी इस लॉकडाउन 2 में इन्फेक्शन देखा गया। तो गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि अंदर एक बहुत ही कोमल लाइफ भी पल रही होती है माँ के अंदर, तो ये इन्फेक्शन माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। तो हमें जरूरत लगी कि इस प्लेटफॉर्म पे हम डॉक्टर सुधीर जी को इनवाइट करें, और प्रेगनेंसी में कोविड से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो जानकारी जरूरी है, उसको हम उनके सभी सवालों का निवारण करने की कोशिश करें।
थैंक यू पूर्वी जी, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीदी। इस समय अलग अलग स्टेजेस पे जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या जो पुरुष हैं, सभी फैमिली मेंबर्स जूझ रहे हैं समस्याओं से। तो आज हम यही समस्याएं डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों की समस्याओं का निवारण हो सकेगा। कोरोना के बारे में आज भी लोगों में सही जानकारी का अभाव है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सुधीर जी से पूछना चाहूंगी कि कोरोना के बहुत ही शुरुआती लक्षणों के बारे में बताएं, ताकि उन्हें समय से पहचान कर सही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। थैंक यू पूर्वी। मैं कोरोना के बहुत अर्ली लक्षण के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है बुखार। शुरू में हल्का बुखार होता है, तेज बुखार भी हो सकता है, हल्की खांसी, गले में दर्द, जिसको आम भाषा में सोर थ्रोट कहते हैं, बदन में गिरावट। अगर किसी को खांसी, नजला, जुकाम जैसे लक्षण के साथ बुखार हो तो हमें कोविड सस्पेक्ट करना चाहिए। और किसी को भी आज के समय में अगर ये लक्षण है तो हम उसे मान के चलें कि कोविड है और उसका तुरंत टेस्ट कराएं। रिपोर्ट आने से पहले ही उसको आइसोलेट कर दें। रिपोर्ट का इंतजार ना करें। लोग रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लक्षण के आधार पे ही हम उसको कोविड माने। और आजकल अब एंटीजन टेस्ट तो घर पे भी किया जा सकता है। मेरे पास भी किट है, किट अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में। और एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव है, जो आधे घंटे में 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है, तो कोविड है ही। और आरटीपी अगर वो नहीं भी है तो भी कोविड हो सकता है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट भेजते हैं। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट अगले दिन, तो लेकिन हम रिपोर्ट आने से पहले ही उसको कोविड मान के चले और उसको आइसोलेट कर दें। तो एक शब्द प्रयोग हो रहा है आजकल, होम आइसोलेशन। भाई घर में ही अलग रहें। तो घर में अलग कैसे रहें कि एक कमरा दे दें जो टॉयलेट अटैच्ड हो, और उसका जो घर की तरफ दरवाजा है वो बंद रखें, बाहर की तरफ की जो खिड़कियां वो खोल दें, और टॉयलेट का एग्जॉस्ट चला दें, जिससे हवा का वहां सर्कुलेशन रहे और उस कमरे की हवा घर की तरफ ना आए, बाहर निकले। और एक स्टूल उस दरवाजे के बाहर रख दें और उसको खाना, भोजन उस पर रख दें और वो मास्क लगा के भोजन को ले लें। तो ये होम आइसोलेशन है, बहुत साधारण भाषा में मैंने बताया। तो ये बहुत जरूरी है और ये बहुत आसान है। और जो भी ट्रीटमेंट लें, अपने फैमिली डॉक्टर को या जिस डॉक्टर पे विश्वास है, या सरकार के भी तरफ से सलाह मिल रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी प्रॉपर सलाह मिल रही है। और कोई भी दवाई पैरासीटामोल के अलावा डॉक्टर की सलाह के बिना ना ले, जो कई लोग ये गलती कर रहे हैं। और प्रेगनेंसी में तो हम दवाई वैसे भी नहीं देते। तो 6M में जो मैंने डिस्कस किया था कि नो मिक्सिंग, वो इस पे लागू होगा। और मेडिसिन में पैरासीटामोल, और अर्ली हम पैरासीटामोल देना शुरू करें, वेट ना करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, सांस लेने में दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह से इनहेलर दे सकते हैं। मैं मेडिसिन के बारे में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि लोग उनको गलत यूज कर लेते हैं। जैसे स्टेरॉइड्स, बहुत लोग पहले दिन से खाने लगते हैं, वो नुकसान होता है। सर, मेरा एक सवाल है कि तो ओपीडी ये में मैंने आमतौर लक्षण के बारे में बताया। ओपीडी में आमतौर पे जो महिलाएं आती हैं, अगर उन्हें थोड़ी कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होंगे तो वो ये मानने को तैयार नहीं कि उन्हें कोविड हो सकता है। कि जी हमने फ्रिज में से ठंडा पानी पी लिया था, कि जी हमने अचार खा लिया था, हमें नींबू सूट नहीं करता, हमने नींबू पी लिया, हमारा तो वैसे ही गला खराब है, हमें कोई कोविड नहीं हो रहा है। ऐसे मरीजों के लिए आपका क्या मैसेज है? हाँ, ये आप बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ये अक्सर मेरे पास भी, आपके पास भी, सब वो लोग जो उसको यही कहते हैं कि हमने ये किया। तो उनको समझाइए कि ठीक है आपने किया, लेकिन आप इसको जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती, इसको कोविड माने और आइसोलेट करें। और अगर ये बीमारी दूसरों को फैली तो ये आपके लिए पूरे परिवार में फैल जाती है। और अक्सर पूरे परिवारों में, मेरे पास एक प्रेग्नेंट लड़की आती है, उसके सास ससुर को हुआ, उन्होंने केयर नहीं की, उसको भी हो गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से चारों ठीक हो गए। तो उसमें दिक्कत आ सकती है प्रेग्नेंट लड़की में। तो उनको ये समझाएं कि इसको कॉमन कोल्ड जो हमेशा होता था, इसको वैसा ना माने और इसको कोरोना ही माने, और टेस्ट जरूर कराएं। और टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले तक भी इसको कोरोना मान के चलें। Until unless it is proved otherwise, every common cold should be considered as COVID. As COVID, स्पेशली अगर उसमें फीवर है थोड़ा सा। अगर फीवर नहीं है तो उसको वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोविड में फीवर
ज्यादातर सर होता है। फीवर 99 तो प्रेगनेंसी में वैसे भी कई बार आ जाता है, जैसे गर्मी की सीजन में, तो सिग्निफिकेंट फीवर आप किसको कहेंगे? हम कहेंगे 100 100 ठीक। जी सर। प्रेगनेंसी में होता है तो पता ही। जी सर जी। दरअसल कई बार कोविड टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता है, लेकिन जो विडाल टेस्ट कराया जाता है उसमें टाइफाइड आता है, मतलब वो विडाल टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव आती है, लेकिन सिम्टम्स जो होते हैं वो सारे के सारे कोविड वाले होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या उसको भी कोविड की तरह से ट्रीट करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत कॉमन है। उसको कोविड की तरह से ट्रीट करना चाहिए। विडाल टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि उनको टाइफाइड है। एक तो टाइफाइड की बीमारी आजकल वैसे ही बहुत कम है, और विडाल टेस्ट जो है कोविड में पॉजिटिव आ सकता है, तो उसको हम कोविड ही मान के चलेंगे। और जैसे अभी रेणु जी ने से मेरी बात हुई कि भाई फीवर, कॉफ और कोविड के जो लक्षण है, इट इज कोविड अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। विडाल टेस्ट, और अगर उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो एक और टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड टाइफी डाउट, तो वो हम करा सकते हैं। टाइफाइड इस समय बिल्कुल नहीं है, उसके बिल्कुल अलग लक्षण होते हैं जी। तो उसको हम कोविड ही मान के चलेंगे, और उसमें आइसोलेशन का ज्यादा महत्व है, और 3-4 दिन के आइसोलेशन के बाद फीवर कम हो जाएगा। एक सवाल मेरा भी है। जी मैम। डॉक्टर सुधीर, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल होता है वो लगभग कितने % लोगों में मिलता है, और अगर ये है या नहीं है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट होना ये अच्छा लक्षण है। इसका मतलब है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बचा हुआ है और हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा सा अफेक्टेड है, ऑल्फैक्टरी नर्व, और ये बहुत अर्ली में कम होता है, लेकिन अर्ली में भी हो सकता है, मैंने बताया नहीं। और इसको हम कोविड ही मानेंगे, और इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये कोई खतरे की घंटी नहीं है। ये लक्षण अच्छा है, हमें इंडिकेशन देता है कि भाई ये कोविड ही है। और कई बार टेस्ट नेगेटिव, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, उल्टी दस्त भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जीआई ट्रैक इन्वॉल्व है। मैंने एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज्यादा जोर दिया कि मेनली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और ये अच्छा साइन है। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व है तो रिकवरी रेट इज बेटर। तो उसमें हम लोग पेरिनॉर्म या जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, उल्टी की दवाई, पेरिनॉर्म जैसे मैंने बताया, पेंटोपेराजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन, और लैक्टोबैसिलस वगैरह दे सकते हैं। एंटीबायोटिक का कोई इसमें विशेष रोल नहीं है, इट इज ए गुड साइन। थैंक यू। जी सर। सर, अस्थमेटिक पेशेंट्स को पहले से ही सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें कोविड हो जाए तो उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए, सांस के लोगों को हम लोग रोज ही कहते हैं कि उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है, और मास्क जो है उनको सांस से भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि मास्क लगाने से ब्रोंकियल एस्मा क्या है, ये एलर्जिक डिजीज है। अगर हम अपना नाक और मुंह ढकेंगे, आपको मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, या हमारे साथियों का भी एक्सपीरियंस है कि इस समय सांस की बीमारी कम हो रही है, क्योंकि लोग मास्क लगा रहे हैं, डस्ट से बच रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। और उन लोगों को हम कहते हैं कि वो लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखें, और अपने डॉक्टर की सलाह से उसको, सांस की बीमारी को पूरा कंट्रोल रखें, तब उनको या तो कोरोना नहीं होगा, और होगा भी तो सीवियर नहीं होगा। बाकी तो उनका मैनेजमेंट सेम है, उनको इनहेलर वगैरह की आवश्यकता ज्यादा पड़ सकती है, उनको सेफ्टी को ज्यादा प्रिकॉशन रखना है। जी सर। सर, थोड़ा सा हमें सिटी स्कैन के बारे में भी बताइए कि सिटी स्कैन कब कराना जरूरी हो जाता है, और इसके अलावा ये सीबीसी रिपोर्ट और सीआरपी रिपोर्ट, ये सब कुछ टेस्ट जो कराने के लिए कहते हैं डॉक्टर्स, इन सब के बारे में बताइए प्लीज। मैं बहुत अच्छा सवाल है, इनके बारे में बता रहा हूँ। ये जो हम लोग टेस्ट करते हैं, हीमोग्राम, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं इसको, डी डाइमर है, और इंटरल्यूकिन 6 है, ये इन्फ्लेमेटरी साइंस हैं। ये माइल्ड केसेस में इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, ये सीवियर या मॉडरेट केसेस में आवश्यकता होती है जानने के लिए। क्योंकि जो थर्ड फेज है, जो मैं कॉमन पब्लिक में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, साइटोकाइन स्टॉर्म, जो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है इसकी कोरोना की, उनमें इनकी आवश्यकता होती है, ये जानने के लिए कि सीरियसनेस कितनी है। रूटीन में इसकी आवश्यकता नहीं होती, और माइल्ड केसेस में इसको बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। इससे
परेशानी बढ़ती है। ये जो ब्लड टेस्ट है, CRP, डी डाइमर, तो ये उन केसेस में करानी चाहिए जिनको हम मॉडरेट या सीवियर समझ रहे हैं, जिनको सांस में तकलीफ ज्यादा है। अच्छा, दूसरे CT चेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बता रही हैं। बहुत सारे पेशेंट अपने आप ही जाके CT चेस्ट करा लेते हैं। पहली बात तो मैं आपको लेडीज के लिए कह रहा हूँ कि प्रेगनेंसी में CT इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो प्रेग्नेंट लड़कियों में तो CT चेस्ट कराना ही नहीं है। मेल्स में या लेडीज में जिनके प्रेगनेंसी का चांस नहीं है, उनमें CT चेस्ट डॉक्टर की सलाह से कराएं। और ये उन्हीं पेशेंट में करते हैं जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो या सांस में दिक्कत बहुत ज्यादा है, बड़ी उम्र में, जो उनको जो डायबिटिक्स हैं, मेल्स हैं, तो उनमें हम कभी कभी, जैसे मैंने एक पेशेंट का एक्सरे चेस्ट कराया तो उसमें शेडोज थे, वो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक था, इलाज नहीं ठीक से करता था, तो उसका CT कराया तो उसका स्कोर आया, उसमें 25 में होता है और 12 से कम स्कोर हो तो वो बड़ा नहीं, और वो ठीक हो गया। उसकी मैंने शुगर कंट्रोल की और सिंपल ट्रीटमेंट से वो घर पे ठीक हो गया जी। तो CT चेस्ट मॉडरेट टू सीवियर केसेस में कराना चाहिए, माइल्ड में नहीं कराना चाहिए, और बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान भी है जो आम लोग नहीं समझते रेडिएशन का। और प्रेग्नेंट लड़कियों में तो बिल्कुल ही नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और में तो कराना ही नहीं है। जी सर, जी सर, can I ask something? Yes. वेलकम। नमस्ते डॉक्टर साहब, बहुत मेरे को बहुत कंप्लीट इंफॉर्मेशन सब बहुत अच्छा। बस मेरा एक क्वेश्चन है सर, दैट आफ्टर पीपल कॉन्ट्रैक्ट दिस वायरस and have done their protocol of everything, isolation 17 days, then they go in for another test and it's coming positive. So what does that mean? That they will again go into the same story? I'll complete your question, I'll answer. So sir, because मेरा बस यही है शॉर्ट क्वेश्चन, दैट यूजुअली वो पॉजिटिव ही रिपोर्ट आ रही है वापस। सवाल ये है कि ठीक होने के बाद RT-PCR कराते हैं, वो पॉजिटिव आता है, तो क्या करें? यही तो सवाल है ना आपका। देखिए, ये रिकमेंडेड है कि 2 सप्ताह के बाद, अगर आपको 4 दिन से फीवर नहीं है, आपको लक्षण नहीं है, बुखार आपका उतर गया है, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी ठीक है, तो टेस्ट रिपीट कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेड वायरस भी जो है टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है। पानी में वायरस आ जाता है, डेड वायरस, तो डेड वायरस भी कभी कभी RT-PCR पॉजिटिव दे सकता है। तो इसलिए ठीक होने के बाद टेस्ट कराने की रिकमेंडेशन ICMR की नहीं है। लोग ये गलती कर रहे हैं, इस टेस्ट को नहीं कराना चाहिए। Okay sir, the next part of this question is that then can that person जिसको ये हो चुका contract this virus again? No, chances of reinfection is very very minimal और almost nil समझ। कई महीने बाद या और सालों बाद सेकंड इन्फेक्शन हो सकता है, विच इज ऑलमोस्ट नील, और वो होगा भी तो बहुत माइल्ड होगा, और 99.9 से भी ज्यादा, मतलब जो है करीब करीब 1000 में 999 बार ये होने का चांस नहीं है। किसी कारण से इम्यूनिटी गिर जाए या कोई दूसरा स्ट्रेन हो तो थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली ये नहीं है। मेरा एक सवाल, Renu, Dr. Renu, one last little bit. So the people who have got vaccinated but have not contracted this virus still can get the chance of contracting it, the virus, but the people who have contracted the virus and have healed and recovered have a lesser chance ratio wise. Is it, sir? Is that the correct thing? नहीं, मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा देखिए, जिनको वैक्सीन लग चुका है, दोनों डोज लग चुकी है, उनको इन्फेक्शन का चांस बहुत कम है, और अगर किसी वजह से इन्फेक्शन हो भी जाता है तो सिम्टम्स माइल्ड हैं और उनकी रिकवरी जल्दी होती है, और डेथ का भी चांस उसमें ना के बराबर है। और जिनको इन्फेक्शन हो चुका, उनको वैक्सीन बाद में देना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है, और नेचुरल इन्फेक्शन भी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, वो 3 महीने बाद उनको वैक्सीन दिया जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन से इम्यूनिटी ज्यादा आती है। तो आज की डेट में रिकमेंडेशन, तो इसलिए वैक्सीन जरूर लेना है। Thank you, sir. Thank you so much. मेरा एक सवाल डॉक्टर सुधीर और डॉक्टर सीमा दोनों से है। अभी डॉक्टर दीदी प्लेटफॉर्म पे लखनऊ से कंसल्टेशन मेरे पास आई थी कि कोविड पॉजिटिव थी पूरी फैमिली,
और वो लड़की सेकेंडरी इनफर्टिलिटी नहीं सॉरी प्राइमरी इनफर्टिलिटी के लिए थी और उसको कोरोना हुआ, उसने सीटी चेस्ट भी कराया। फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे हर यूरिन टेस्ट वाज पॉजिटिव। मतलब वो उसी दौरान ड्यूरिंग कोविड टाइम शी गॉट प्रेग्नेंट एंड शी गॉट द सीटी चेस्ट आल्सो। So somebody told her to terminate this pregnancy. So what is the opinion of you, sir, and Dr. Seema? Should I speak first or should she speak first? आप बताइए। देखिए, मैंने अपने अभी एक क्वेश्चन के आंसर में जो पूर्वी ने पूछा था कि सीटी चेस्ट नहीं कराना चाहिए, तो पहली गलती तो रही थी सीटी चेस्ट क्यों कराया, और अगर गलती से करा भी लिया तो इसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में इतना ज्यादा नुकसान होने का चांस कम है, तो उसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आई विल नॉट रेकमेंड एंड इट इज बेटर यू पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। आई एग्री, डॉक्टर सुधीर से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी है। शी हैज बीन टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। अनफॉर्चुनेटली फिंगर्स क्रॉस तो रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सीटी चेस्ट में जो रेडिएशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एंड आई एम श्योर कि जब उसको प्रेगनेंसी का ही नहीं पता तो शील्ड का प्रश्न नहीं होता जो हम लोग कहते हैं। बट बिकॉज इट इज एन अर्ली प्रेगनेंसी, बहुत जो अभी जो टेस्ट हैं आजकल, अगर उसके पीरियड्स मिस हुए ज्यादा दिन होते तो शी शुड हैव नोन। हुआ ये होगा कि जब उसने सीटी कराया होगा उसके 2-3 दिन बाद जब उसको पीरियड नहीं हुआ होगा तब उसने टेस्ट किया होगा, तो अभी तक वो प्री इम्प्लांटेशन से पहले वाली स्टेज में होगी। तो उम्मीद इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है कि कोई नुकसान होगा, बट वैसे भी प्रेशियस प्रेगनेंसी है, थोड़ा एज भी ज्यादा होगी, रिस्क फैक्टर्स भी ज्यादा होंगे, तो टाइम टू टाइम पहले उसका डुअल मार्कर, अर्ली स्कैन, डेटिंग स्कैन, NT-NB स्कैन, बाद में जाके क्वाड्रुपल टेस्ट, ये सब टेस्ट रूटीनली होने चाहिए। और गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम निकलती है तो बता देंगे, पर मोटे तौर पर टर्मिनेशन इज नॉट एडवाइज, बट जो उसका केयर है और वो बढ़ानी पड़ेगी। तो नेचुरली जो ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम होता है दैट इज आवर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो एक्चुअली में दैट एक्सपोजर वाज प्रायर टू दैट पीरियड। यस, सो शी कैन ओवरलैप किया होगा, ओवरलैप किया होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ फिंगर्स क्रॉस्ड। So she should continue this pregnancy. She should, definitely she should, because had she had a baby, 2-3 एक या 2 बच्चे होते तब हम लोग कह देते हैं। एक्चुअली इनफैक्ट जब शुरू हुआ था कोविड, आई हर्ड अ टॉक, आपने भी सुनी थी, बाय नन अदर देन दी HOD ऑफ एम्स, कि भैया अगर किसी को प्रेगनेंसी हो गई है इस दौरान और आपको कोई बहुत जल्दी नहीं प्रेगनेंसी को, पिल्स दे दो उसको, स्ट्रेट अवे पिल्स दे दो। That was a message in the initial stage of the first wave of the corona. तो अभी अगर प्लानिंग प्रोसेस में है तो they can avoid, especially during pandemic. Yes, yes. They can delay this planning of family for another next 6 to 1 year, 6 months to 1 year. जी, अब मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी से। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाली जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों को अधिक खतरा है, तो बच्चों की देखभाल ऐसे में कैसे की जाए ताकि उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है सर इस टाइम पे, क्योंकि न्यूज में आजकल हम सुन भी रहे हैं कि बच्चों को आने वाली थर्ड वेव में बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। नहीं, देखिए, ये आप जो पूछ रही हैं बहुत अच्छा सवाल है और आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो मैं ये बताऊं आपको कि तीसरी वेव का खतरा बहुत कम है बच्चों को या बड़ों को। पहली बार तो तीसरी वेव का आना बहुत मुश्किल है, नील तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, दूसरे मिक्सिंग जो हमने आपने सभी को पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको या फिजिकल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो हमें रखना है। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे तो या तो तीसरी वेव आएगी नहीं, या आएगी तो बहुत हल्की आएगी। दूसरी वेव के आने के बहुत सारे कारण थे जो आप हम सब जानते हैं कि भाई हम लोगों ने एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा, शुरू में वैक्सीन भी लोगों ने नहीं लगवाया और वैक्सीन था भी नहीं। ये देखिए, अब चूंकि हमें अपने साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए
कि 1 साल से पहले वैक्सीन बन गया और वैक्सीनेशन काफी अच्छा चल रहा है और भी चलेगा, और सारे विश्व में चल रहा है, नॉट ओनली ऑन इंडिया। फ्लाइट्स भी मतलब मिक्सिंग, वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग फॉलो अगर करेंगे तो तीसरी वेव नहीं आएगी। और ये क्या है, ये कुछ मीडिया हाइप ज्यादा है और कुछ नेगेटिविटी ये शो करता है। वी हैव टू बी पॉजिटिव। तो मैं समझता हूँ ये तीसरी वेव का ये जो है हाइपोथेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, आने के चांस बहुत कम है। हालांकि ये तो नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, और अगर गलती से आ भी जाती है तो इतने सीवियर फॉर्म में नहीं होगी। और बच्चों की इम्यूनिटी वैसे ही अच्छी होती है, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, उनमें हार्ड इम्यूनिटी है। अभी मैं कल परसों की न्यूज पे डॉक्टर गुलेरिया साहब जो एम्स में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के हेड हैं, उन्होंने भी यही बात बताई थी, और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उनसे भी लिया मार्गदर्शन कि भाई तीसरी वेव के आने के चांस बहुत कम है, और उसका कारण बता दिया कि भाई हम लोग एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं और वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, और हमें वैक्सीनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करना है कि बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं लगवा रहे हैं, वो लगवाएं। और सारी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रहा है, हमारे देश में के अलावा भी। तो तीसरी वेव का चांस बहुत कम है। सर यहाँ पे मेरा एक मानना है ऐसा कि हमारे यहाँ जो आम जनता है उसका कुछ परसेंटेज लोग बिल्कुल कोविड को मानने को तैयार नहीं, और कोविड रिलेटेड जितनी भी आपने वो बताई है कि एहतियात रखनी चाहिए उसको मानने को तैयार नहीं। अगर बच्चे के बहाने से थर्ड वेव के डर से वो कुछ मान जाए तो सोसाइटी का भला ही है इसमें। नहीं, वो भला तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है कि वही जो अभी बात हो रही थी हमारी आपके सबकी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्चुअली क्या है, ईश्वर की कृपा से जो लोग बचे हुए हैं, मैं उसको यही कहूंगा कि वो ईश्वर की कृपा से बचे हुए हैं। लेकिन ये बहुत नासमझी की बात है कि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं है। तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं लोग, और हमें उन्हें समझाना चाहिए। और इसके लिए हम दूसरा रास्ता भी ले सकते हैं कि उनके धर्म गुरुओं से कहें, उनके समाज के जो वो जिस जाति के या जिस धर्म को मानते हैं, उनके धर्म गुरुओं से रिक्वेस्ट करें कि वो उनको समझाएं कि भाई ऐसा नहीं है, ये बीमारी सबके साथ है। वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो, और किसी भी स्टेटस का हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, रईस हो, राजा हो, रंक हो, ये बीमारी सबके साथ है। अब आपने सुन भी लिया होगा कि सभी तरह के लोग इससे अफेक्ट हुए हैं, और ये अच्छी बात नहीं है जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, और उनको समझाया जाना चाहिए। और डर की वजह से अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेम थिंग हैपेंड इन पोलियो वैक्सीनेशन। दुनिया में पोलियो वैक्सीनेशन का बड़ा विरोध हुआ कि भाई इसके लगाने से बहुत सारे कंट्रीज में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, हमारे पड़ोसी देशों में, कि भाई इससे पोटेंसी कम हो जाती है, इससे इनफर्टिलिटी हो जाती है, तो वो वैक्सीन लेने को तैयार नहीं थे। और आप देखिए पोलियो जैसी बीमारी जिससे कि कितने बच्चे विकलांग हो जाते थे, लोग पोलियो वैक्सीन नहीं देते। इवन आज के डेट में भी आपके पास जो हो चुका है जिनको 20-30 साल से 50 साल से तो पोलियो वैक्सीनेशन चल रहा है। जब मैं पढ़ता था तब भी था, लोग नहीं लगवाते थे। अगर नहीं लगवाएंगे तो नुकसान होगा। तो हमें वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। इसका कारण है कि हमारी बहुत सारी जो जनता है वो शिक्षित नहीं है। और मैं एक स्कूल में गया था तो मैंने भाई स्वास्थ्य शिक्षा बहुत जरूरी है, हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन तो मस्ट है। देखिए ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक उपहार है। एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी, मैंने वो केसेस देखे हैं, और हो सकता है मेरे से छोटे भाइयों ने या जो जूनियर उन्होंने ना देखे हो, पूर्वी ने तो नहीं देखे होंगे। स्मॉल पॉक्स नाम था, और स्मॉल पॉक्स में 50% मॉर्टेलिटी थी, 100 में से 50 व्यक्ति मर जाते थे। और वो बीमारी दुनिया से समाप्त हो गई। 1978 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया कि वर्ल्ड इज स्मॉल पॉक्स फ्री। वैक्सीन भी बननी बंद हो गई। मैंने उसके केसेस देखे, मेरा बचपन में वैक्सीनेशन हुआ था, दोबारा फिर हुआ। तो ये कितनी बड़ी वायरस, कितनी बड़ी जो है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की यानी कहना चाहिए उपलब्धि है कि हमने स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को संसार से खत्म कर दिया। पोलियो भी करीब करीब खत्म हो गया। और मुझे उम्मीद है कि अगर वैक्सीनेशन जिस तेजी से ये वैज्ञानिक जो है बधाई के पात्र हैं, उन्होंने वैक्सीन बनाया और वैक्सीन दिया जा रहा है, और इतनी संख्या में तो कभी नहीं दिया गया इतनी जल्दी, तो उसका लाभ लोगों को मिलेगा। तब सर गर्भवती महिलाओं के लिए और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन के लिए आपकी क्या राय है?
देखिए, दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए तो वैक्सीनेशन दिया जा सकता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए अभी वैक्सीनेशन हमारे देश में रेकमेंड नहीं है। बहुत सारे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में इसको दे रहे हैं। ये इन्फ्लुएंजा लाइक वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आप देते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है इसको देने का, तो अभी प्रेगनेंसी में सेफ्टी पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं हुई है, तो हमारे देश में अभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये वैक्सीन रेकमेंड नहीं की गई है कोविड की। लेकिन दूध पिलाने वाली महिलाएं दे सकती हैं, वो अपने बच्चे को दूध भी पिला सकती हैं, उनको दे दिया जा सकता है। सर, अगर दूध पिलाने वाली महिला कोरोना से संक्रमित हो जाती है तो उसको अपने बच्चे से बचाव कैसे रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। उसको अपने बच्चे से वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का प्रयोग करें और दूध वो जरूर पिलाएं। अगर उसको माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है, माइल्ड है, घर में है, हल्का बुखार है, तो अपना ध्यान रखें। हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, तो वो उसको दूध पिलाती रहे, एकदम से दूध बंद ना करें। तो उसमें एक मेरा ये सवाल ये है कि सभी परिवार वालों का ध्यान रखने के लिए घर की महिला मेन होती है, और घर में ही अगर आइसोलेशन में 2-4 लोग हो गए कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, तो वो महिला उनकी केयर भी करेगी, इसके साथ साथ वो अपनी प्रिकॉशन भी रखेगी। तो आपका क्या मैसेज है कि वो कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेशन में अपने घर वालों की मदद भी करे और अपना बचाव भी करे? हाँ, देखिए, ऐसा मेरे एक पेशेंट के साथ हुआ था। वो अकेली उनकी पुत्रवधू थी और सारे पॉजिटिव हो गए थे, और उसने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया और सब लोग रिकवर कर गए। वो बेचारी शुगर भी टेस्ट करती थी, मास्क लगा के, उनको डाइट भी देती थी, बार बार मुझे फोन करती थी दिन में 3 बार कि अंकल क्या करें क्या करें। तो मैं उसको गाइड करता था, और अगर प्रॉपर किया जाए तो सारा काम किया जा सकता है। कष्ट तो थोड़ा होता है, तो उसने मेहनत की, वो दुबली भी हो गई, और बड़ा घर था तो सब लोग आइसोलेट, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर से उसको लाभ मिला। तो वो काम करे, अपना ध्यान रखे, तो वो कर सकती है। सारे काम करने पड़ते हैं, तो करा उसने, ठीक नहीं। जी सर, वैक्सीन की बात चल ही रही है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इंडिया में फिलहाल जो वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, इनमें से कौन सी वैक्सीन बेस्ट है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है जो लगवानी चाहिए। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये सारी वैक्सीन करीब करीब एक जैसी है। कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका, ये इंग्लैंड में इसका वो हुआ, कोवैक्सीन और स्पुतनिक का तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बाई एंड लार्ज ये सारी वैक्सीन एक सी हैं। इनके थोड़ा सा डोज इंटरवल का फर्क है कि कोविशील्ड अगर हम आज लगाते हैं तो 12 हफ्ते बाद दूसरी, कोवैक्सीन 4 हफ्ते बाद है, और स्पुतनिक का भी फॉलो करेंगे। तो इनकी इफेक्टिविटी और करीब करीब बराबर है। 2-4% का वो प्रैक्टिकल उसमें मायने नहीं रखता। दोनों ही वैक्सीन, तीनों दो हैं फिलहाल तो अवेलेबल, तीनों ही वैक्सीन एक जैसी हैं। और बाकी भी जो और वैक्सीन है जिनके बारे में आ रहा है, वो क्लेम होते हैं कि एक्चुअली क्या है, मार्केटिंग है, जैसे फाइजर है या और बाहर की मॉडर्ना वैक्सीन है। वो लोग हमारे देश में चूंकि महंगी है, वो लोग प्रेशर करना चाहते हैं कि हमारी वैक्सीन बढ़िया है। लेकिन बाई एंड लार्ज ये मान के चलें कि सारी वैक्सीन इफेक्टिव हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है, तो हमारा अपने से, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि, और ये सभी लोग जानते हैं कि सारी वैक्सीन की इफेक्टिविटी सेम है जी, तो उसमें बेफिक्र होकर जो वैक्सीन अवेलेबल हो उससे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। और सर, अगर वैक्सीन की फर्स्ट डोज लेने के बाद बाय चांस अगर कोविड हो जाए पेशेंट को, तो दूसरी डोज कब लेनी चाहिए? तो कोविड से ठीक होने के 3 महीने बाद। अच्छा, कोविड से ठीक होने के 3 महीने बाद। जैसे मान लीजिए किसी ने आज 1 जनवरी को लगवाई, जी, फरवरी में उसको हो गया, हाँ तो जी, फरवरी के बाद ये मई या जून में लगेगी, जी, क्योंकि ओके ओके, ये भी प्रोड्यूस करता है ना कोविड। उसको वैक्सीन लगाने की दूसरी डोज की जल्दी नहीं है, क्योंकि दूसरी ओके, डोज तो कितनी लग गई, उसको भी इन्फेक्शन ही हो गया। जी सर, जी, इन्फेक्शन होना और मींस द सेकंड डोज ही हैज टेकन। जी सर, जी। और सर, इसके अलावा अभी हमने ब्रेस्ट फीडिंग मदर और क्या कहते हैं आपके प्रेग्नेंट लेडीज, इनको वैक्सीन के बारे में तो मतलब आपने बता ही दिया है, लेकिन अगर किसी फीमेल की डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन डिलीवरी हुई है पिछले ही महीने के करीब या 1-2 महीना पहले, तो वो वैक्सीन कब ले सकती है? मतलब क्योंकि वो अगर ब्रेस्ट फीडिंग लेवल पे नहीं है, ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है, तो वो ले सकती है। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही तो बिल्कुल ले सकती है, जैसे आप और हम ले सकते हैं। ओके ओके,
नहीं, वैक्सीनेशन का ब्रेस्ट फीडिंग से कोई मतलब नहीं है। कोई ब्रेस्ट मतलब फीडिंग नहीं, करा रही है तो both are नहीं ले different. सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं करा रही तो ले सकती नहीं भी करा रही है और करा रही तो भी ले सकती है, बिल्कुल ठीक करेंगे। वो तो मैंने बताया कि ब्रेस्ट फीड करे तो ले सकते हैं। और सर कई बार ये भी सुनने में आया है कि 18 साल से ऊपर की जैसे लोगों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोविड मतलब वैक्सीन लगवाने से महिलाओं की इनफर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अब तो क्या वही ये ये है, मैंने वही बताया कि बहुत सारे जो विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसी भी वैक्सीन का, क्योंकि इससे मिलती जुलती वैक्सीन हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तो प्रेगनेंसी में, इस पे कोई इनफर्टिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, ना लड़कियों की ना लड़कों, ये बिल्कुल सेफ है जी। और सर अगर वैक्सीन की फर्स्ट डोज के बाद अगर प्रेगनेंसी हो जाए महिला को, तो वो फिर वैक्सीन कब लगवाएं? देखिए अभी हमारे देश में प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं है, तो हाँ जी। अभी जब तक की रिकमेंडेशन नहीं आती तो उसको हम सेकंड डोज नहीं देंगे, लेट हर कंटिन्यू हर प्रेगनेंसी एज नॉर्मल जी। और रिकमेंडेशन आएगी तो दे देंगे। फिलहाल चूंकि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में हम लोग लगा ही नहीं रहे तो उसको हम दूसरी डोज नहीं देंगे, लेकिन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करेंगे, शी शुड कंटिन्यू विद प्रेगनेंसी। जी सर। दरअसल फेसबुक के कमेंट बॉक्स में हमसे कई दर्शकों ने ये सवाल भी पूछा था कि डिलीवरी के बाद कब होना चाहिए या फिर प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और आशा करती हूँ उन्हें अपना जवाब मिल गया होगा। और अब मैं पढ़ना चाहूंगी अपने अगले सवाल की तरफ कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो होते हैं सर, उनको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे बदन दर्द है और बुखार है या फिर खांसी है जो लंबे टाइम तक चलती है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। और अब ये लेटेस्ट क्या है कि जैसे जैसे हमारे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी हो रही है, तो रिकवर्ड होने के बाद पेशेंट्स आ रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो उनका मेंटल हेल्थ है। जो मैंने एम में कहा भी था कि माइंड सेट, तो उनको कहें कि भाई ये बीमारी अब ठीक हो गई है, तो उनको मॉरली बूस्ट करें। पहला तो सबसे पहला ये, जो उनको बदन दर्द खांसी, उसके लिए सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें। और उनको हम इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं जिनको खांसी ज्यादा है कि उनको आगे क्या रिस्क है, क्योंकि कुछ बीमारियों का रिस्क होता है स्पेशली 50, 55, 48, 40 से ऊपर की एज में, कि उनको आगे क्लॉटिंग का डर रहता है, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक। तो उनके प्रिवेंशन के लिए हम उन्हें ट्रीटमेंट दें और लंग के लिए उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बताएं। और ये बदन दर्द और सिर दर्द ये पैरासीटामोल से ट्रीट करें, उनको कैल्शियम दें, उनको सप्लीमेंट दें, और एकदम से वो हैवी एक्सरसाइज ना करें। पोस्ट कोविड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके लिए हम धीरे धीरे और हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम पेशेंट देख रहे हैं, लेकिन वो फॉलो अप में रहें, डॉक्टर की केयर। जो होम आइसोलेशन में ठीक हो गया है उसको अपने परिवार वालों से कब तक दूरी बना के रखनी चाहिए, मतलब उसकी इन्फेक्टिविटी कब तक रहती है? उसकी इन्फेक्टिविटी तो बुखार के 4 दिन 5 दिन बाद खत्म हो जाती है, मैक्सिमम 1 वीक। सर कई लोगों को वैक्सीनेशन के बाद बड़ा माइल्जिया और फीवर रहता है, वो इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत है, उससे भी कई लोग बहुत डरते हैं वैक्सीन लगवाने से, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो कोई भी वैक्सीन के बाद ऐसा हो सकता है, और ये माइल्ड डिजीज मतलब माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। उनको पैरासीटामोल दें और उनका ध्यान रखें। बाकी इसमें मेनली क्या करना है, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनमें कुछ में रेयर में, जैसे करोड़ों लोगों में वैक्सीन लगा तो 1-2 लोगों को क्या हुआ कि वैक्सीन के बाद उनको कुछ रिएक्शंस आए, तो उनको उसमें ट्रीटमेंट दें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। और जैसे कुछ में सीरियस चीजें हुई वो उनमें हुई जो ऑलरेडी प्रोन थे। तो बाकी तो माइल्ड सिम्टम्स है, दे कैन बी ट्रीटेड विद मोस्ट ऑफ द टाइम पैरासीटामोल इज अलग, पैरासीटामोल इज गुड एनफ और रीएश्योरेंस। लेकिन उनकी बात को गौर से सुने और उनको समझाएं, ये ना कहें, ताकि और लोग डिस्करेज ना हो। सर जैसे हमारी कंट्री में प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को बहुत जल्दी, जैसे हम लोगों को जनवरी में और फरवरी में फर्स्ट और सेकंड डोज लग गई थी, तो अभी 6 महीना हो गया है, तो हमें क्या अभी और बूस्टर डोजेस की जरूरत पड़ेगी? जैसे पुलिस में लोग हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं, जो उन लोगों को अभी 6 महीना हो चुका है सेकंड डोज को, तो उनके लिए अभी हम लोग कितना प्रोन है टू गेट द इन्फेक्शन? देखिए ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। अभी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो देखना है, क्योंकि इफेक्टिविटी वैक्सीन की 60 से 70-80% तक है, 100% नहीं है।
तो ये कहना कि वो इन्फेक्शन होगा या नहीं होना, ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर भी अगर उनको इन्फेक्शन होगा तो माइल्ड होगा, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें जब तक कि कोविड पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। और सर, बूस्टर जैसे डोज हम की जो बात है, जो आप कह रही हैं, बूस्टर डोज दी जा सकती है, लेकिन अभी बूस्टर डोज हम इसलिए भी नहीं दे रहे हैं कि एक तो वैक्सीन ही बहुत कम है, तो कम से कम अपने हम पूरी आबादी को पहली और दूसरी डोज तो दे दें। बूस्टर डोज दी जा सकती है, बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं, और वो थियोरेटिकली तो इफेक्टिव होगी। अगर कोई बूस्टर डोज लेता है तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो हमारे बाकी लोग बचे हुए हैं, तो अभी हम सरकार ने या स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको रेकमेंड नहीं किया है कि बूस्टर, लेकिन बूस्टर डोज की बात आ रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में जब वैक्सीन जो है रेडिली अवेलेबल होगी अच्छे अमाउंट में, तो उनको बूस्टर डोज भी दी जा सकती है। जी सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये जो ब्लैक फंगस चल रहा है आजकल, इसको महामारी भी घोषित कर दिया गया है कई राज्यों में, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके रीजंस क्या हैं? क्या ये केवल कोविड पेशेंट्स को ही होते हैं या फिर किसी को भी हो सकता है ब्लैक फंगस? इस बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ब्लैक फंगस एक फंगल डिजीज है, फंगल इन्फेक्शन है, जो कि नॉर्मली स्वस्थ आदमी को नहीं होता। म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, ये एक फंगस है जो कॉमन सेल है, जो हमारी स्किन में, वातावरण में रहता है, और किसी कारण से जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तब ये बॉडी को अफेक्ट कर देता है। तो ये इसका मेन कारण जो है वो डायबिटीज है। बहुत सारे लोग डायबिटीज की केयर नहीं करते। मैंने म्यूकोरमाइकोसिस के 1-2 पेशेंट देखे हैं आज से 10 साल 12 साल पहले डायबिटीज में। तो ये नाक में, ब्रेन में इन्फेक्शन है, ये फंगस का, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो इसकी रोकथाम का तरीका, इसके लक्षण यही है कि भाई आई में स्वेलिंग हो जाए, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो, बेहोशी आए और काले काले दाने बन जाते हैं, तो टेस्ट से पता चल जाता है। इसका टेस्ट रेडीली अवेलेबल है, इसकी दवाई भी अवेलेबल है। इसका मेन कारण है डायबिटीज। तो जिन लोगों को किसी कारण से डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, या ये कोविड की वजह से डायबिटीज बढ़ गई, तो उन्हीं लोगों में देखा गया है, और ये इसको रिकॉग्नाइज करके तुरंत इसको हॉस्पिटलाइज करके इसका ट्रीटमेंट देना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, ये स्क्रीन के ऊपर मैं अपने फ्रेंड के कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, जिनको कि कोविड की वजह से अपनी जान हाथ धोनी पड़ी। ये उन्होंने अस्पताल से अपने कुछ पिक्चर्स भेजे थे जब वो बिल्कुल अकेले थे। तो आप देख के बता पाएंगे क्या ये मतलब ब्लैक फंगस के निशान है या क्या है? मतलब ये ब्लैक फंगस के निशान नहीं है, ये ब्लैक फंगस के निशान नहीं है। ब्लैक फंगस तो देखिए चेहरे पे होता है, साइनसेस में होता है, ब्रेन में, यहाँ जनरली। वैसे तो कहीं भी हो, ये ब्लैक फंगस नहीं है, ये तो ड्रिप के निशान है। ये तो नाम दे दिया उसको उन्होंने ब्लैक फंगस, क्योंकि काला काला होता है। मैंने केसेस देखे हैं, बहुत रेयर है। तो ये नाक और चेहरे पे होता है, साइनस इन्फेक्शन होता है, ब्रेन में चला जाता है कॉमनली, नाक, ब्रेन। ये हाथ में तो ये तो कालापन उसकी वजह से है, ड्रिप की वजह से। ये प्रोलॉन्ग टाइम तक जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगी रहती है तो थ्रू ऑक्सीजन के भी जा सकता है स्पोर्स, तो वो इसीलिए साइनसिस और ब्रेन में जाता है, क्योंकि वो नाक से जब ऑक्सीजन लगती है उसके थ्रू ही ट्रेवल करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कॉमन सेल है हमारी नाक में, और आपकी सबकी नाक में फंगस है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो गई तो हमें इन्फेक्ट कर देगा। जैसे HIV में क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स है। तो जो कॉमन सेल इन्फेक्शंस हैं जो नॉर्मली आदमी को नहीं करते अफेक्ट, एड्स के पेशेंट को करते। सेम थिंग इज दिस, जो इम्यूनिटी कम है। तो मैंने म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस देखे, बहुत रेयर है, मतलब 40 साल की प्रैक्टिस में 2-3 पेशेंट देखे, तो वो डायबिटीज में ही होता है। तो ये डायबिटीज की जो केयर नहीं करते वो इम्पोर्टेंट है। मैंने इसलिए बताया कि मॉनिटरिंग में ऑक्सीजन एंड शुगर, तो पल्स ऑक्सीमीटर के साथ साथ लोगों को शुगर टेस्ट करने की मशीन, जिसे ग्लूकोमीटर कहते हैं, वो रखना चाहिए, क्योंकि शुगर इज द कल्प्रिट, ताकि हमारी इम्यूनिटी ना कम हो। जी। और जैसे ही हमें लक्षण लगे इसको तुरंत ट्रीट किया जा सकता है, और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जी सर। और जी सर,
मैं 2 मिनट के लिए आपसे रुकना चाहूंगी एंड माफी चाहूंगी अंकुर सर से। सर आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं Thank you. टेक्निकल एरर की वजह से मिस कर गई आपकी प्रेजेंस। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, बताइए। जी, और सर अभी हमसे फेसबुक में कुछ दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे हैं। एक पेशेंट ने पूछा है, ऋतुपाला जी हैं, वो पूछ रही है मेरे हस्बैंड को 20 दिन पहले फीवर हुआ था, उनका RT-PCR नेगेटिव आया है, उनका CRP टेस्ट 58 है, CRP वैल्यू जो है वो 58 है। कोई बात नहीं, हमने स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिया था, वो रिकवर तो हो गए, बट CRP अभी भी 58 है, फीवर 99 है, तो क्या करना चाहिए सर? देखिए इनको एक तो कहिए कि बार बार CRP ना कराएं, ये 58 कोई बहुत बड़ी भारी वैल्यू नहीं है, और अपने डॉक्टर की सलाह से चलें, और केवल CRP से ना परेशान हो, क्योंकि कोविड के टाइम में और कारण से भी तो फीवर हो सकता है जी। और मेन अपना जो बेसिक जो है वो ठीक रखें, ब्लड प्रेशर, शुगर, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रहे, और अपनी डॉक्टर की सलाह से चलें। तो जो उनके डॉक्टर हैं जो देख रहे हैं वो करें, और CRP से ना परेशान हो, CRP नथिंग टू वरी। जी, और सर श्रद्धा शर्मा जी पूछ रही हैं कि सितंबर 2020 में उन्हें कोविड हुआ था, बट अभी राइट नी में, घुटने में बहुत ज्यादा पेन है, घबराहट और वीकनेस है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, मैंने वही बताया ना कि माइंड सेट, ये पोस्ट कोविड जो है डिप्रेशन इज वेरी कॉमन, तो उसमें एक तो थोड़ा योगिक क्रिया करें, उनका अगर वेट ज्यादा है तो वेट ना बढ़ने दें, पैर की एक्सरसाइज करें, पैरासीटामोल लें, हल्की फुल्की दवाई लें, और अपने डॉक्टर की सलाह से दवाई लें, और इससे घबराएं ना, इससे डरे नहीं, इनको दोबारा कोविड नहीं होगा, और वेट ना बढ़ने दें, और कोई अगर बीमारी है तो उसको ध्यान रखें, और अपने डॉक्टर की सलाह से चलें, कोई बड़ी बीमारी नहीं है ये। इवन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पैरों का दर्द ये साइकोलॉजिकल होता है, यू हैव टू ट्रीट देम, यू मे गिव एंटी डिप्रेसेंट्स, या तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो वो सलाह किसी से भी ले सकती, मेरे से भी ले सकती, लेकिन अपने डॉक्टर से लें जो उनके बारे में सब जानता है, अपना फैमिली डॉक्टर। जी सर। डॉक्टर ये डी डाइमर टेस्ट क्या होता है? डी डाइमर टेस्ट किस लिए कराया जाता है? इसका कितना लेवल होना चाहिए और कितने लेवल के बाद इसमें जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाती है? देखिए डी डाइमर टेस्ट जो है ये हमारी वो बताता है कि इन्फ्लेमेशन कितना है, और डी डाइमर के बढ़े होने से ये शो होता है कि हमें जो वो तीसरी स्टेज बोलते हैं ना कोरोना में, एक्चुअली ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आम आदमी के लिए नहीं है, डॉक्टर्स के लिए है, लेकिन मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तो डी डाइमर बढ़े होने से हमें डर ये है कि हमारे लंग में इन्फाक्ट हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स में एंटीकोगुलेंट्स की जरूरत होती है, 500 से ऊपर हो तो बढ़ावा मानते हैं, और वी हैव टू कीप ए वॉच, और बाकी पैरामीटर्स हमें देखने पड़ते हैं कि भाई उनमें कोगुलेबिलिटी के कितने चांस हैं। केवल डी डाइमर अगर बढ़ा हुआ है, बाकी सब ठीक है, तो इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के समय में टेम्परेली डी डाइमर बढ़ जाता है, जैसे CRP बढ़ता है, तो इसमें कोगुलेबिलिटी के चांस रहते हैं, तो हम उसमें एंटीकोगुलेंट वगैरह दे सकते हैं, केयरफुल रहे जिनका डी डाइमर बढ़ा हुआ है। सर कोविड में कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है? देखिए कोविड में जान जाने का मेन कारण होता है साइटोकाइन स्टॉर्म, तो कोविड से वायरस तो खत्म हो गया, और ये इट प्रोड्यूसेस एन एलर्जिक रिएक्शन, तो बॉडी ओवर रिएक्ट करती है, जैसे होता है ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो बॉडी अपने ही सिस्टम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगती है, तो मेनली इसमें डेथ होने का मेन कारण होता है कि लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं हमारे, और एंड जो साइटोकाइन स्टॉर्म इट लीड्स टू मल्टी ऑर्गन फेलियर, एंड दैट इज द कॉज ऑफ डेथ। तो उसी के लिए जो बहुत सारी ड्रग्स यूज हो रही हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, राइट रेमडेसिविर, और भी कई सारी ड्रग्स हैं जो टेनेफिक, स्टेरॉइड्स हैं इसके लिए, तो ऐसे पेशेंट्स में स्टेरॉइड देते हैं, कीपिंग ए वॉच ऑन देयर ब्लड शुगर, एंड स्टेरॉइड्स आर हेल्पफुल इन दोज केसेस साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने के लिए। और ये जो इंडिकेटर है ना, ये डी डाइमर है, CRP है, तो ये हम वॉच करते हैं जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स हैं, और इनको बढ़ने नहीं देते, और उसी समय हम स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज करते हैं, कीपिंग इन माइंड विद द कॉम्प्लिकेशंस। और अगर सही टाइम पे ऑक्सीजनेशन, स्टेरॉइड और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो नियो ड्रग्स हैं, उनको देने से उसको
किया जा सकता है। जी सर। सर एक और हमारे दर्शक हैं अपार जी, उन्होंने पूछा है कि कोविड रिपोर्ट इज नेगेटिव बट आफ्टर फीवर खांसी नहीं जा रही है, 1.5 महीना हो गया है, अब उन्हें क्या करना चाहिए? उनको एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और ये इसमें सिंपल ब्रोंकोडायलेटर ले सकते हैं जैसे डॉक्सोफाइलिन या डेरिफाइलिन, और इनहेलर ले सकते हैं, और डस्ट से बचें। और अगर उसके बाद भी रिलीफ नहीं होता तो सिंपल चेस्ट एक्सरे या सिंपल ब्लड काउंट्स करा सकते हैं, और अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह से जो सिंपल ट्रीटमेंट हम देते हैं ब्रोंकोडायलेटर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उससे ठीक हो जाता है। जी सर। अगर सांस लेने में दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल डेरिफाइलिन या डॉक्सोफाइलिन से ठीक हो जाता है। जी सर। लेकिन दवा और जो है जो मैं बता रहा हूँ वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपने आप ना खाएं, स्टेरॉइड्स ना खाएं, जी सर। और अपनी और सर जनरल, एक जी क्योंकि सर, इस मैं एक समय बात और पॉल्यूशन बहुत बड़ा इशू है। पॉल्यूशन जी कॉजेज दिस ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। जी हमने सर। सेमिनार किया था तो उसने कहा भाई 2 ही दुश्मन है हमारे, एक तो पॉल्यूशन, एक स्मोकिंग। तो स्मोक यस ना करते हैं, और किसी चीज से अगर एलर्जी है तो उससे बचें। जी सर। सिंपल ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन ना करें, फैमिली डॉक्टर की राय से ब्रोंकोडायलेटर वगैरह लें, ठीक है। ऐसे सर, कॉफ मिक्सर वगैरह भी हैं। स्टीम लेना भी हेल्प करेगा? स्टीम लेना बहुत हेल्प करेगा, मुझे बताना चाहिए था, मैं बताना भूल गया। स्टीम लेना बहुत अच्छा है, और एनवायरनमेंट में ये मास्क इटसेल्फ इज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉफ। अगर आप मास्क लगाएंगे तो आपको डस्ट वगैरह अंदर जाएगा ही नहीं। जी सर। और एक सबसे बड़ी चीज है जो नहीं हो रही, जो मैंने भी नहीं बताई, कि कम बातचीत करें। ज्यादा बातचीत करने से भी खांसी आती है। अब जैसे मुझे बहुत कई बार पेशेंट से बोलना पड़ता मास्क लगा के, तो कफ हो जाता है। जी सर। जी सर सर। वैसे और तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पर जिनके यहाँ ज्वाइंट फैमिलीज है कि सपोज 10-12 लोग हैं एक फैमिली में, तो क्या ऐसे लोगों को आपस में भी मास्क लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। जैसे कोई गर्भवती महिला है और उसका नहीं, हस्बैंड कहीं बाहर काम पे जाता है, तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान वाइफ को अपने हस्बैंड से मास्क लगाना चाहिए? देखिए, हस्बैंड से तो मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो बाहर ड्यूटी पे जाते हैं तो दे कैन ब्रिंग द इन्फेक्शन। जब वो आए अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लें, नहा लें आके, और प्रिकॉशन रखें। वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बताया गया, भाई 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है, तो सबके लिए है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, कोई भी, तो ये तो हेल्पफुल तो है ही। जी। और सर एक और सवाल हमें मिला है, पेशेंट ने पूछा है कि कोविड के दौरान न्यूज में सुनने में आता है कि कोविड के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, तो क्या उसके लिए ब्लड थिनर्स के रूप में एस्पिरिन लेना सही है? देखिए, बहुत बिना अच्छा सवाल है। हाँ जी। और पूछा ना, मैं पूरा और कुछ पूछना है, बता जवाब दूं? नहीं, वो यही पूछ रहे हैं कि क्या एस्पिरिन को ब्लड थिनर्स के रूप में लेना सही है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर उनमें हार्ट अटैक की आशंका और वजह से है तो ब्लड थिनर हेल्पफुल है, लेकिन ब्लड थिनर डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि कई बार ना प्लेटलेट्स कम होती हैं, तो हमें अपना ब्लड टेस्ट करा लें, और हमारा अगर उसकी पॉसिबिलिटी है तो ब्लड थिनर लेना चाहिए। और एस्पिरिन अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो एस्पिरिन लेना लाभकारी है, लेकिन बेहतर ये कि अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह से लें, खुद डॉक्टर ना बने। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, तो ब्लड थिनर लेना हेल्पफुल है, और एकदम से हैवी एक्सरसाइज ना करें। ब्लड थिनर जरूर लें, फायदेमंद है अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। जी सर, आपका हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए कोई मैसेज? आपकी सोसाइटी के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, हर हाँ, उम्र की महिलाओं के लिए, महिलाओं जैसे मेरे पास एक लड़की आई अभी, उसके परिवार में सबको हो गया था, वो प्रेग्नेंट है, तो उसमें अगर एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, और एस्पिरिन प्रेगनेंसी में सेफ है स्मॉल डोज में, और अगर उसकी प्लेटलेट ठीक है, तो मेरे ख्याल से एस्पिरिन लें। और एक जो है ना, भय का वातावरण ना सोचें, ये सोचें भी जैसे नजला जुकाम खांसी होता था, ठीक हो गया, ये एक दूसरा इन्फेक्शन है। तो इसमें जो है वही माइंड सेट जरूरी है, पॉजिटिविटी बहुत रखें, और पॉजिटिविटी देखिए बहुत हेल्प करती है। अगर आप मन से मजबूत है तो आपकी हीलिंग अपने आप ही हो जाती है। आपने देखा होगा यौगिक क्रियाओं से बहुत सारे डॉक्टर्स ने, एक डॉक्टर मोहित गुप्ता आए थे वहाँ, आपको याद है कि उनको बड़ी बीमारी हो गई थी, योग से वो ठीक हो गए।
तो माइंड सेट तो बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव थॉट करता है तो आपकी बहुत छोटी मोटी बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाती है। अब जैसे एक आपने बता कि भाई उसने सीटी स्कैन करा लिया और वो प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद, तो हमने कहा ना कि उसको टर्मिनेट ना करें, क्योंकि टर्मिनेशन जो है, आप मेरे से ज्यादा जानती हैं कि मैं भी मतलब इस थॉट का हूं कि अगर टर्मिनेशन को अवॉइड करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। अगर बहुत मजबूरी है, इफ इट इज अ सीरियस रिस्क टू दी हेल्थ और लाइफ ऑफ द लेडी, देन ओनली यू शुड एडवाइज, अदरवाइज नॉट। क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ा लूजली टर्मिनेशन एडवाइस कर देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। तो पॉजिटिविटी रखना, बस यही है कि भाई कोविड अगर हो गया तो जैसे कोई नजला जुकाम हो जाता है, ठीक हो गया तो उसको उसी रूप में लें, और ये घबराए ना कि कोई बड़ी भारी बीमारी है। क्योंकि क्या था कि एक साल से बड़ा भय का वातावरण बना हुआ था, लोगों की डेथ्स हुई, तो इससे डर बढ़ गया हर परिवार में, किसी के रिश्तेदार, किसी के मित्र, कहीं ना कहीं। मैं इसलिए कोई नेगेटिव बात मैंने इसमें खास तौर से मैंने इस बारे में नहीं बताया कि नेगेटिविटी हमें नहीं फैलानी है। एक खराब समय था, अब अच्छा समय भी आएगा, तो ये ना सोचें। अब मैं पढ़ रहा था, बड़ी हंसी की बात है कि एक पेशेंट ने कहा कि भाई मुझे कोरोना होने वाला था, मैं तो ठीक हो गया। भाई कैसे ठीक हो गया? कि मैंने प्राइवेट चैनल देखने बंद कर दिए, केवल डीडी देखने लगा, तो वो ठीक हो गया। मतलब वो एक्चुअली क्या है कि डर का वातावरण ना पैदा करें। ये हमारे मीडिया कर्मी कुछ थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है कि खराब न्यूज को पहले ना दिखाएं, पॉजिटिव न्यूज को दिखाएं। खराब न्यूज भी है, उसको भी दिखाएं, लेकिन खराब न्यूज पर स्ट्रेस ना करें, सेंसेशन ना फैलाएं। अब देखिए डेथ हुई, सबको पता है डेथ हुई, तो उसमें शमशान घर को क्यों दिखा रहे हैं? जी सर। तो मेंशन ही कर सकते हैं, उसकी फोटो ना दिखाएं। तो ये जो सेंसेशनलिज्म क्रिएट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पॉजिटिविटी करनी चाहिए, देखिए अल्टीमेटली तो समाज ये खत्म होना ही है। जी सर। और वेव अभी आई नहीं है, आने की संभावना नहीं है, उसके ऊपर उसकी प्रिकॉशन रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को खत्म ना करें। तो ये पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। और बताइए। जी सर। क्वेश्चन सर, समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं बस आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जो पूछ रही है नहीं, डॉक्टर कोई मुझे क्वेश्चन अगर आप और भी पूछें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनीता मलिक जी पूछ रही हैं कि सर प्लीज टेल इफ पीपल कैन टेक एनी मेडिकेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड एंड हाउ लॉन्ग। देखिए, प्रिवेंशन के लिए अभी तक कोई ऐसी रामबाण दवाई नहीं है जो प्रिवेंट करे। कुछ जो पहले आया था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या आइवरमेक्टिन, तो इन दवाओं के बारे में ये कहते हैं कि भाई ये इम्यून मॉड्यूलेटर है, इट हैव गॉट सम रोल। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अदरवाइज कोई नुकसान नहीं देती है, लेकिन कोई प्रूवन वैल्यू नहीं है कि भाई इससे कोविड को हम रोक सकते हैं। अब बहुत सारे लोग आइवरमेक्टिन यूज कर रहे हैं वंस इन ए वीक, और ये भी इम्यून मॉड्यूलेटर है, इट कैन बी ऑफ सम हेल्प। मेनली हमारा वही है कि भाई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, दवाई कोई ऐसी नहीं है कि जो उसको रोकथाम करे। फिर भी बहुत सारे लोग, इवन सम डॉक्टर्स, दे आर टेकिंग आइवरमेक्टिन वंस इन ए वीक, उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही उसकी बचाव है, और दूसरा वैक्सीन। जी बिल्कुल सही जानकारी दी है आपने सर, और कहा भी गया है कि मेडिसिन कैन ट्रीट द डिजीजेस बट ओनली डॉक्टर्स कैन ट्रीट द पेशेंट्स। एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। कोई लाभ मिला तो मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि विवेकानंद जी ने एक चीज कही थी कि भाई अगर हम कोई किसी को कुछ देते हैं तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। जब रास्ता पूछने वाला ही नहीं होगा तो बताने वाले का कोई महत्व नहीं। तो रास्ता पूछने वाले का भी उतना ही महत्व है जितना रास्ता बताने वाले का। थैंक यू। जी सर। बहुत ही आपने मतलब बड़ी बात कही है। रास्ता बताने वाले की महिमा को आपने बड़े अच्छे से बखान किया है। धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके कार्यक्रम में आके, और आगे भी कभी मेरी सेवा की आवश्यकता होगी तो आपके लिए उपलब्ध है। So nice of you, sir. Thank you. जी सर, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बस मैं कुछ ही सवाल और लेना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी डॉक्टर सीमा अग्रवाल से। डॉक्टर दीदी सीमा जी, अगर माँ को कोरोना हो जाए और बच्चों की केयर के लिए कोई और ऑप्शन अगर अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों की केयर कैसे की जाए कि उन्हें किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो?
मतलब अगर बच्चों को छोड़ने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, अपने पास ही अगर रखना जरूरी है, तो ऐसे में बच्चों की केयर कैसे की जाए कि उन्हें इन्फेक्शन ना हो? देखिए, अगर परिवार में उसका और लोग नहीं हैं तो कम से कम हस्बैंड तो होगा। अगर उसको वो हस्बैंड को पॉजिटिव कोरोना नहीं है और वाइफ को कोरोना है और बच्चा अगर बड़ा है तो जनरली फादर उसको मैनेज कर सकता है। पर अगर बच्चा छोटा है और लैक्टेटिंग मदर है और कोई होम हेल्प नहीं है, तब जैसा डॉक्टर सुधीर ने अभी बताया, वो ड्यू प्रिकॉशन लेके डबल मास्क लगा के, और मास्क के साथ साथ बार बार हाथ धोना भी उतना ही जरूरी है और सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो उस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ वो अपने छोटे बच्चे को दूध पिला सकती है, और अगर हस्बैंड है वो उसको मैनेज कर दे तो ज्यादा अच्छा है। बट कभी कभी बच्चे जिद करते हैं माँ के पास आने की, तो उनको हस्बैंड समझा दे, ठीक है तुम दूर से बात कर दो या पास में बैठ जाओ, लेकिन वो भी मास्क लगाए और टच, और माँ उससे बात करे तो जैसा अभी बताया कि बोले कम। देखिए, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आप जब बोल रहे हैं तो आपकी ड्रॉपलेट्स निकलती है, वो ड्रॉपलेट्स एक पेशेंट से दूसरे में जाती है, और जनरली दो गज से दूर नहीं जाती, इसलिए 2 गज की दूरी कहा जाता है। और मास्क इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने मास्क लगाया तो अगर ड्रॉपलेट्स निकलेंगी तो मास्क के अंदर रहेंगी। हाथ धोने के लिए इसलिए कहा जाता है कि अगर ड्रॉपलेट्स हाथ पे लगी हैं तो वो वॉश हो जाएंगी, सोप से वो वॉश हो जाएंगी। तो अगर पॉसिबल है तो बच्चों को दूर रखें, उनको भी मास्क पहनाएं और मदर डबल मास्क पहनाएं। जी, बहुत ही सही जानकारी आपने दी है डॉक्टर दीदी सीमा जी। आज तक सबको ये तो पता था कि हैंड वॉश करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, लेकिन क्यों लगाना चाहिए शायद ये जनता को नहीं पता था। मास्क के बारे में एक चीज मैं और बताती हूँ, क्योंकि ये मेरा रोज का ऑब्जर्वेशन है, मेरा ही नहीं सबका ये ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर जब पेशेंट्स या लोग बात करने लगते हैं तो फट से मास्क को नीचे करते हैं, जी, है ना। तो उनके लिए मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि मास्क आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी है, और जिससे आप बात कर रहे हैं या जिसके कांटेक्ट में आ रहे हैं उसकी भी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। तो दोनों लोगों को मास्क लगाना है, और जब आप घर से निकलें तो टाइट मास्क पहने, इतना टाइट हो, मतलब बहुत टाइट ना हो जो आपको डिस्कम्फर्ट हो, पर इतना टाइट हो कि वो बार बार नीचे ना सरके। नेचुरली अगर नीचे सरकेगा तो आपको उसे ऊपर करने के लिए हाथ लगाना पड़ेगा। तो एक तो टाइट मास्क हो, दूसरा ड्यूरिंग योर वे आउट ऑफ योर हाउस, घर से जब आप बाहर निकले हैं कोशिश ये करें कि आप मास्क को बिल्कुल हाथ में लगाएं, क्योंकि आप जब निकले हैं आपने बहुत सारी चीजों को छुआ होगा, बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आए होंगे, कभी कभी लोग हाथ भी मिला लेते हैं, दूर से ही हाथ मिला लेते हैं, हाथ कर लेते हैं, तो उस मास्क को आप नहीं छुएं। और घर जाने के बाद, मैं इस चीज पे बार बार स्ट्रेस देके कह रही हूँ, सब ध्यान से सुने, घर जाने के बाद पहले साबुन से हाथ धोना है, फिर मास्क उतारना है, और अगर वॉशेबल है तो उसको वॉश करना है। अगर N95 है जो कि अलग अलग कंपनियों के 15 बार, 10 बार, 5 बार या 25 बार तक यूज हो सकते हैं, तो उसको धूप में डाल दें और उसके बाद उसको यूज करें। मास्क को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने बार बार ना आपके मतलब इन्फेक्टेड हाथ किसी भी वजह से बार मास्क को ऐसे उतार रहे हैं तो आप डायरेक्टली वो वायरस वहां पे फिर से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये चीज सबको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि मास्क लगा लेते हैं पर मास्क को कब टच करना है, कैसे पहनना है, कैसे हाथ धो के मास्क पहने, और मास्क को बाहर जब भी रहें न हाथ लगाएं, घर आके पहले हाथ धोएं उसके बाद मास्क। जी, बहुत सही जानकारी दी है आपने डॉक्टर दीदी। दरअसल हमारे देश में इसी तरह की जानकारी का अभाव है, लोग मास्क लगाते हुए भी इस तरह से सावधानी ना रखने की वजह से कोविड पॉजिटिव हुए। और अब मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए और सेशन को कंक्लूड करते हुए रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर दीदी रेणु जी से। डॉक्टर दीदी, आपका क्या मैसेज है हमारे देश की लड़कियों, महिलाओं के लिए? एज ए डॉक्टर मेरी सभी पेशेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो गायनी प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाना चाहती हैं, या जिनकी डिलीवरी या सिजेरियन हॉस्पिटल में होना है, उन सब के लिए कि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इन्फेक्शियस फॉर दोज लेडीज विच आर ऑलरेडी विद द लो बॉडी रेजिस्टेंस। तो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा जरूरी होने पे ही दिखाने जाएं, और चेकअप के लिए जब डॉक्टर सजेस्ट करें तभी जाएं, और हॉस्पिटल जाने के दौरान अपना सैनिटाइजेशन, ग्लव पहनना, मास्क प्रॉपर लगाना,
और आने के बाद तो कम से कम वो कपड़े चेंज कर लेना, ये उन सभी पेशेंट्स के लिए जरूरी है जिन्हें जरूरी चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है तो अटेंडेंट्स उसके साथ कम से कम हो। विजिटर्स की जो है वहां पर जरूरत नहीं है। जैसा हम बता रहे हैं, हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आने वाली महिला के साथ एक हस्बैंड और एक लेडी बहुत है, उसके साथ में विजिटर्स हॉस्पिटल में बिल्कुल अलाउड नहीं है। एंटीनेटल चेकअप के दौरान एक विजिट शुरू के 3 महीने में, दूसरी विजिट बीच के 3 महीनों में और एक लास्ट विजिट डिलीवरी से पहले सफिशिएंट है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, बार बार डॉक्टर के चेकअप के लिए अवॉइड करें जाना हॉस्पिटल। जी, और अब हम चलते हैं अपने सेशन की समाप्ति की ओर। And I want to express my gratitude for Dr. Didi Seema ji, Dr. Didi Renu ji, और Dr. Sudhir Agarwal ji. Thank you so much for being with us. Thank you, sir. Thank you, ma'am. मेरा थैंक यू जी, और साथ में मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी अंकुर जैन सर का, जिनके हेल्प के बिना, जिनके टेक्निकल सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था कि डॉक्टर दीदी अपने दर्शकों के साथ रूबरू हो सके और डॉक्टर दीदी के साथ मन की बात कार्यक्रम को चलाया जा सके, जिससे एक कई बात मैं भी महिलाएं कह और दूं, कई लड़कियां। जी, एक बात मैं भी कह दूं, पूर्वी हाँ जी, तुम हाँ जी। सेशंस बहुत अच्छे से कराती हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लेती है। यू आल्सो नीड अ कॉम्प्लीमेंट। वेल डन। Thank you so much, ma'am. Thank you. And it means a lot for me also. और साथ ही धन्यवाद कहना चाहूंगी दैनिक जागरण की पूरी टीम का, जो डॉक्टर दीदी की इस मुहिम में हमारे साथ है। तो सभी का धन्यवाद, और अंत में मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी समस्या को पूछते हैं और जिसकी वजह से डॉक्टर दीदी सही सॉल्यूशन, सही जानकारी आप सभी तक पहुंचाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अंत में सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ हमारा बहुत सारा प्यार। जी, और फिर मिलेंगे अगले महीने एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू।